नमस्कार, हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। जीव विज्ञान की कक्षाओं में अक्सर एक सवाल गूंजता है, कोशिका का वो कौन सा हिस्सा है जिसे उसका पावर हाउस या ऊर्जा घर कहते हैं। हाँ, ये सवाल तो बहुत कॉमन है। और विकल्प भी होते हैं, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनमें से एक हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल। आज हमारी चर्चा इसी ऊर्जा स्रोत यानी माइटोकॉन्ड्रिया पर ही है। हमें जो जानकारी मिली है, मतलब जो स्रोत है हमारे पास, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटा सा कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल जिसे कहते हैं, वो हमारी कोशिकाओं और असल में हमारे पूरे जीवन के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए कोशिका के इस पावर प्लांट के बारे में थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। हाँ, देखते हैं। और ये विषय सिर्फ एकेडमिक ही नहीं है। एक ताज़ा जानकारी ये भी है कि बर्लिन में इसी साल 22 से 24 अक्टूबर 2025 को माइटोकॉन्ड्रिया पर 16वीं विश्व कांग्रेस होने वाली है। अच्छा। हाँ, इसे विश्व माइटोकॉन्ड्रिया सोसाइटी आयोजित कर रही है। सोचिए, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स एक जगह जमा होंगे। ये तो बड़ी बात है। और वो माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी, मतलब इलाज के नए तरीके, जीन उपचार और यहाँ तक कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रत्यारोपण जैसे एडवांस टॉपिक्स पर लेटेस्ट रिसर्च शेयर करेंगे। वाह। तो ये दिखाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आज भी साइंटिफिक खोज के बिल्कुल सेंटर में है, और इससे जुड़ी नई समझ शायद कई बीमारियों के इलाज की दिशा ही बदल दे। हाँ, इसकी प्रासंगिकता तो बहुत ज्यादा है। तो वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। कोशिका का पावर हाउस कौन है? अब तक शायद अंदाजा लग ही गया होगा। सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। जी। जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, ये वो खास ऑर्गेनेल है जो कोशिका के लिए ऊर्जा बनाता है। ये ऊर्जा एक खास मॉलिक्यूल के रूप में बनती है, जिसे कहते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी। इसे आप कोशिका की एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा समझ सकते हैं। इसके बिना कोशिका का कोई काम नहीं चल सकता, है ना? बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि ये ऊर्जा आखिर बनती कैसे है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मुनज़्ज़म, मतलब जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। हाँ। इसे कोशिकीय श्वसन या सेल्युलर रेस्पिरेशन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने से मिले पोषक तत्व, खासकर ग्लूकोज को लेता है। अच्छा। और फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके उसे एटीपी में बदल देता है। ये प्रक्रिया कई स्टेप्स में होती है। कई स्टेप्स में? हाँ, जिसमें पोषक तत्व धीरे धीरे टूटते हैं और उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एक खास चेन से गुजरते हैं। कुछ वैसा ही जैसे किसी डैम में ऊंचाई से गिरता पानी टरबाइन घुमाकर बिजली बनाता है ना। वाह, ये डैम वाली मिसाल अच्छी है, समझ आ गया। इस इलेक्ट्रॉन चेन के आखिर में ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लेती है और इस पूरी प्रक्रिया में ढेर सारी एटीपी एनर्जी बनती है। अच्छा, तो ये एक मल्टी स्टेप, काफी एफिशिएंट प्रक्रिया लगती है। और इसी एटीपी का इस्तेमाल फिर कोशिका अपने सारे कामों के लिए करती है। हाँ, बिल्कुल। मांसपेशियों का सिकुड़ना हो, नसों में संदेशों का प्रवाह, नए प्रोटीन बनाना, कोशिका का विभाजन, शरीर की लगभग हर बायोलॉजिकल क्रिया के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो इसी एटीपी से आती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इतना जरूरी है। अगर ये पावर प्लांट ठप हो जाए तो सब गड़बड़। हाँ, तो पूरी कोशिका और फिर पूरा शरीर ही काम करना बंद कर देगा। शरीर को ऊर्जा की जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया ही उन्हें पूरा करने का सबसे कारगर तरीका है। और इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहना बिल्कुल सही है। ये नाम इसकी भूमिका को एकदम सटीक बताता है। ये सचमुच में कोशिका का ऊर्जा बनाने वाला केंद्र है। इसके बिना जीवन संभव नहीं। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना कोशिका के उन दूसरे हिस्सों से करें जो हमारे शुरुआती सवाल के विकल्प थे, हाँ, वो लाइसोसोम वगैरह, हाँ, तो इसका खास काम और भी साफ हो जाता है। हाँ। जैसे लाइसोसोम को ले, स्रोतों में इसे आत्मघाती थैली या सुइसाइडल बैग भी कहा गया है। हाँ, सुना है। इसमें बड़े शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंदर कचरा साफ करने, बाहर से आए कणों को नष्ट करने या पुराने खराब हो चुके ऑर्गेनेल्स को हटाने का काम करते हैं। अच्छा, मतलब रिसाइकलिंग यूनिट जैसा। बिल्कुल, ये कोशिका की रिसाइकलिंग यूनिट है, ऊर्जा बनाने वाली यूनिट नहीं। हाँ, इस सफाई के काम के लिए भी ऊर्जा चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है। हाँ, ये बात तो इसे वाकई खास बनाती है। और वो दूसरा क्या था? गोल्जी बॉडी, उसका काम क्या है फिर? गोल्जी बॉडी कोशिका का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग सेंटर जैसा है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस। हाँ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले प्रोटीन और लिपिड को लेता है, उन्हें थोड़ा बदलता है, छांटता है और फिर पैक करके कोशिका के अंदर या बाहर उनकी सही जगह पे भेजता है। अच्छा, लॉजिस्टिक्स वाला काम। हाँ, ये लॉजिस्टिक्स का काम है,
सीधे ऊर्जा बनाने का नहीं। और इस लॉजिस्टिक्स को चलाने के लिए भी ऊर्जा एटीपी से ही मिलती है। समझ गया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क जैसा है जो पूरी कोशिका में फैला होता है। ये दो तरह का होता है, एक रफ ईआर जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। और दूसरा स्मूथ ईआर जिस पर राइबोसोम नहीं होते, वो लिपिड यानी वसा बनाने और दूसरे मेटाबॉलिक कामों में मदद करता है। तो ये फैक्ट्री जैसा हुआ? हाँ, कोशिका के लिए जरूरी चीजें बनाने की फैक्ट्री है, पर ये खुद पावर प्लांट नहीं है। इन सभी जरूरी कामों, सफाई, पैकेजिंग, निर्माण के लिए जो फ्यूल चाहिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही सप्लाई करता है। तो इन सब की तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल एकदम अनोखा और सेंट्रल है, ऊर्जा बनाना। तो इसका मतलब ऊर्जा के मामले में कोशिका पूरी तरह माइटोकॉन्ड्रिया पर ही निर्भर है। अब एक और सवाल जो स्रोतों में उठाया गया है और अक्सर पूछा भी जाता है, ये अद्भुत पावर प्लांट आखिर किस तरह की कोशिका में मिलते हैं? क्या ये हर तरह की कोशिका में होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जानकारी के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाएं? हाँ, यूकेरियोटिक कोशिकाएं वो जटिल कोशिकाएं हैं जिनसे पौधे, जानवर, फंगी और हम इंसान जैसे मल्टीसेल्युलर जीव बने हैं। इन कोशिकाओं की खास पहचान होती है एक झिल्ली से घिरा हुआ न्यूक्लियस और कई तरह के दूसरे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स। अच्छा, और दूसरी कौन सी होती हैं? दूसरी तरफ होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया। ये बहुत सरल होती हैं, उनमें न तो साफ न्यूक्लियस होता है और न ही माइटोकॉन्ड्रिया जैसे जटिल ऑर्गेनल। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए क्यों जरूरी हैं? प्रोकैरियोटिक अपना काम कैसे चलाते हैं फिर? देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत बड़ी और जटिल होती हैं, उनके काम भी ज्यादा विविध और ऊर्जा गहन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उन्हें बड़ी मात्रा में एटीपी बनाकर इस ऊर्जा की जरूरत को कुशलता से पूरा करने में मदद करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल होती हैं और उनकी ऊर्जा जरूरतें कम होती हैं। वे अपनी ऊर्जा सेल मेम्ब्रेन पर होने वाली कुछ प्रक्रियाओं से बना लेती हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया जितनी कुशल नहीं होती, पर उनके लिए काफी होती है। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का होना यूकैरियोटिक जीवन की जटिलता का एक आधार है। यहाँ एक और बेहद चौंकाने वाली बात सामने आती है, जिसका जिक्र स्रोतों के एक संभावित प्रश्न में है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। कोशिका का मुख्य डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना अलग जेनेटिक मटेरियल क्यों? हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे असाधारण विशेषताओं में से एक है। इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या शॉर्ट में एमटीडीएनए कहते हैं। एमटीडीएनए? हाँ, ये आमतौर पर एक छोटा गोल अणु होता है, जैसा बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये न्यूक्लियस के डीएनए से बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल अलग। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने कामकाज, खासकर ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया के लिए जरूरी कुछ प्रोटीन बनाने के निर्देश देते हैं। सोचिए, आपकी हर कोशिका के अंदर एक छोटा सा मेहमान है जिसका अपना अलग वजूद, अपना खुद का डीएनए है। अरे वाह! ये सिर्फ कोशिका का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सेमी ऑटोनॉमस मतलब अर्ध स्वतंत्र इकाई जैसा है। अर्ध स्वतंत्र? इसका मतलब ये पूरी तरह खुद पर निर्भर नहीं है? सही कहा। एमटीडीएनए में केवल कुछ ही जीन होते हैं, इंसानों में शायद 37 के करीब। बस 37? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक से काम करने के लिए सैकड़ों और प्रोटीनों की जरूरत होती है, जिनके जीन कोशिका के न्यूक्लियस वाले मुख्य डीएनए में होते हैं। अच्छा, तो ये टीम वर्क जैसा है? बिल्कुल, ये न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच एक तरह का तालमेल है। लेकिन अपना खुद का डीएनए होना इसे कोशिका के लगभग सभी दूसरे अंगों से अलग और खास बनाता है। ये हमें कोशिका के विकास की एक अनोखी कहानी की तरफ भी इशारा करता है। शायद उस पर बाद में बात करें। जरूर। इस अपने डीएनए वाली बात से एक और दिलचस्प पहलू जुड़ता है, जो आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। स्रोतों में CRISPR-Cas9 तकनीक का जिक्र है। हाँ, जीन एडिटिंग टूल। हाँ, जो एक क्रांतिकारी जीन एडिटिंग टूल है। बताया गया कि वैज्ञानिक इस तकनीक का इस्तेमाल माइटोकॉन्ड्रिया पर भी कर रहे हैं। क्या आप इस बारे में थोड़ा और बता सकती हैं? हाँ, ये एक बहुत ही रोमांचक फील्ड है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए एमटीडीएनए होता है, उसमें भी म्यूटेशंस यानी गड़बड़ियां हो सकती हैं। अच्छा। और ये गड़बड़ियां कई गंभीर और अक्सर लाइलाज बीमारियों का कारण बनती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल रोग कहते हैं। ओह! ये रोग आमतौर पर उन अंगों को प्रभावित करते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे दिमाग, दिल, मांसपेशियां।
क्रिस्पर-कास9 जैसी जीन एडिटिंग तकनीकें उम्मीद जगाती हैं कि शायद भविष्य में हम सीधे mtDNA में जाकर इन गड़बड़ियों को ठीक कर सकें। सीधे डीएनए में जाकर? हाँ, वैज्ञानिक लैब्स में इस पर काम कर रहे हैं, कैसे इस एडिटिंग टूल को सेफली और इफेक्टिवली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाया जाए और सिर्फ खराब जीन को ठीक किया जाए बिना किसी और नुकसान के। ये अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन ये दिखाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक समझ कैसे हमें गंभीर बीमारियों के नए और टारगेटेड इलाज बनाने में मदद कर सकती है। बर्लिन वाली कांग्रेस में जरूर इस पर लेटेस्ट चर्चा होगी। ये तो वाकई भविष्य की चिकित्सा की एक झलक जैसा है। अब एक और गुण जो माइटोकॉन्ड्रिया को खास बनाता है और जिसका जिक्र भी स्रोतों में, वो है इसकी स्व प्रजनन क्षमता, मतलब खुद की कॉपी बनाने की क्षमता। हाँ, एक प्रश्न प्लास्टिड्स जैसे पौधों में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना करता है और पूछता है कि किस में स्व प्रजनन की क्षमता है। जवाब है दोनों में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया और पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट जैसे प्लास्टिड्स दोनों ही कोशिका के अंदर अपनी संख्या खुद बढ़ा सकते हैं। खुद ही? हाँ, वे कोशिका विभाजन का इंतजार नहीं करते जब कोशिका को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मांसपेशियों की कोशिकाओं को ज्यादा एटीपी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जब जरूरत कम होती है तो उनकी संख्या घट भी सकती है। अच्छा, डिमांड के हिसाब से? बिल्कुल। ये क्षमता उनके अपने डीएनए होने से जुड़ी है, जो उन्हें विभाजन और अपनी कुछ प्रोटीन बनाने की थोड़ी आजादी देता है। ये फिर से उनकी उस अर्ध स्वतंत्र प्रकृति को दिखाता है जिसके बारे में हमने बात की थी। वे कोशिका के अंदर रहते हैं, उसके लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ हद तक अपनी शर्तों पर। तो ये कोशिका के अंदर अपनी आबादी खुद कंट्रोल कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ये तो कमाल है। चलिए, अब तक जो हमने चर्चा की उसे थोड़ा समेटने की कोशिश करते हैं। जरूर। हमने शुरुआत की इस बात से कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोशिकीय श्वसन के जरिए एटीपी यानी कोशिका की एनर्जी करेंसी बनाता है। हमने जाना कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, जिसमें पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा पैदा करते हैं। हमने ये भी देखा कि ये जटिल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, सरल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं। और ये यूकैरियोटिक जीवन की जटिलता के लिए क्यों जरूरी है। हाँ? हमने लाइसोसोम, गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे दूसरे कोशिकांगों से इसकी तुलना करके इसके अनोखे ऊर्जा उत्पादन वाले काम को समझा। फिर हमने इसकी सबसे असाधारण विशेषताओं पर बात की। इसका अपना खुद का डीएनए, मतलब mtNA होना, जो इसे कोशिका के अंदर एक सेमी ऑटोनॉमस इकाई जैसा बनाता है। जी। और इसी mtNA होने वाली गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए क्रिस्पर जैसे आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल की संभावनाओं को देखा। हमने आने वाली विश्व माइटोकॉन्ड्रिया कांग्रेस का भी जिक्र किया, जो इस फील्ड में हो रही लेटेस्ट रिसर्च को सामने लाएगी। और अंत में हमने इसकी स्व प्रजनन क्षमता पर बात की कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स भी कोशिका की जरूरत के अनुसार अपनी संख्या खुद बढ़ा या घटा सकते हैं। बिल्कुल। ये सारी बातें मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करती हैं। हाँ, और ये सब बातें, खासकर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग डीएनए होना, उसका बैक्टीरिया की डीएनए जैसा गोल होना और उसका खुद से विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ा सकना, ये सब मिलकर एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल की ओर ले जाते हैं। कौन सा सवाल? ये सोचने पर मजबूर करता है, हमारे कोशिकाओं के अंदर ये ऊर्जा बनाने वाले कारखाने असल में है कौन? इनका अपना जेनेटिक सिस्टम क्यों है जो बाकी कोशिका से अलग है? वे खुद अपनी कॉपी क्यों बना सकते हैं जबकि कोशिका के बाकी हिस्सों का कंट्रोल न्यूक्लियस के पास होता है? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। ये सब उनके अतीत, उनके विकासवादी इतिहास के बारे में क्या संकेत देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अरबों साल पहले हमारी कोशिकाओं में मेहमान बनकर आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए? क्या ऐसा हो सकता है? ये पहेली विज्ञान जगत के लिए आज भी एक बड़ा रहस्य और रिसर्च का विषय है, और इसका जवाब हमें जीवन की शुरुआत और विकास के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। वाकई एक गहरा सवाल जो हमें कोशिका के अंदर छिपे एक प्राचीन इतिहास के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे शरीर की हर कोशिका में मौजूद ये छोटे पावर हाउस सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बनाते, बल्कि अपने अंदर जीवन के विकास के गहरे रहस्य भी समेटे हुए हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।